Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all the first poem of class 10th English book, First Flight, Dust of Snow. Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. In this poem, the poet talks about a simple moment which has a larger significance. This poem has a deeper and larger meaning. पोएम में पोएट हमें यह बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा इंसिडेंस या एक छोटी सी एक्टिविटी पूरे सिनेरियो को चेंज कर देती है, हमारे देखने के व्यू को चेंज कर देती है, या फिर कहिए कि कभी कभी कोई छोटी सी एक्टिविटी हमारे मूड को चेंज कर देती है। मैं यहाँ पे एक या दो एग्जाम्पल आपको देके समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज करें कि आप बहुत ही सैड मूड में हैं, आपका मूड सही नहीं है, बहुत सैड भी नहीं है, फिर भी आपका मूड थोड़ा सा अपसेट है, आप खुश नहीं हैं, और उसी समय एक कोई छोटा सा बच्चा बहुत ज़ोर से खिलखिला कर हंसता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वो खिलखिलाहट बड़ी जो हंसी होती है वो भी हमें मुस्कुराने के लिए बाध्य कर देती है। जो हमारा मूड सैड वाला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारा इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का नाम लिया है जो कि हम निगेटिविटी के रूप में लेते हैं जिनको, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे भी हम रास्ते में कहीं किसी काम के लिए घर से अपने निकल रहे हैं और रास्ते में अगर हमें कोई बिल्ली मिल जाती है, वो हमारा रास्ता काट देती है, तो जनरली हम अपने माइंड को बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है तो अब हमारा काम नहीं हो पाएगा या उसमें बहुत मुश्किलें आएंगी। उसमें उस बिल्ली का क्या दोष है? बिल्ली को क्या मालूम कि मनुष्य उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं किसी एक के साथ ऐसे कोई इंसिडेंट हो गया होगा, वो जा रहा होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसका काम नहीं हो पाया होगा, तो उसने उसको ये बना लिया कि बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से हमारा, लेकिन ये बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से हमारा काम नहीं रुका है। पोएट कहते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा माइंडसेट जो है वो पहले से ही बन गया हो कि हमारा आज का काम नहीं ठीक हो पाएगा, कुछ हमें बुरा लग रहा हो, तो बिल्ली का इसमें कोई इफेक्ट, बिल्ली के रास्ता काटने का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। ये हमारे माइंडसेट की वजह से हमें वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस पोएम में भी पोएट ने कुछ निगेटिव चीज़ों का नाम लिया है। तो चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको पोएम के बारे में पहले बता देती हूँ, फिर मैं लाइन बाय लाइन पोएम स्टार्ट करती हूँ। पोएट ने यहाँ पे एक क्रो, कौवे का नाम लिया है, और एक हेमलॉक ट्री का। क्रो जो कि ब्लैक कलर का होता है, कौवा है। अगर आप कहा जाता है कि कौवा जो है वो अशुभ होता है, खराब सूचक होता है, और हेमलॉक ट्री जो कि मदार का पेड़, एक जहरीला पॉइजनस पेड़ है, ये भी जो है जहरीला है। तो मुमकिन है कि हम जहरीली चीज़ों को कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, इनको नेगेटिव वे में ही लिया जाता है। या फिर कहिए कि ये हमारे लिए एक बैड ओमेन बनते हैं। पर इस पोयम में पोएट ने इन दोनों चीज़ों के बारे में जो नाम लिया है और इन दोनों का जो एक्सपीरियंस, इन दोनों के साथ का जो पोएट का एक्सपीरियंस, वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, जिसने कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक पोइट्री लिखने के लिए इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, डिस्कस करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट कहते हैं जिस तरह एक कौवे ने, द वे अ क्रो मीन्स जिस तरह एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी हिलाकर नीचे मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया? बर्फ का डस्ट या बर्फ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मेरे ऊपर गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कहाँ से गिरी ये पार्टिकल? हेमलॉक जो एक पॉइजनस ट्री है उसके ऊपर से। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक पॉइजनस जो हेमलॉक का ट्री है, जो कि अपने अंदर एक निगेटिविटी लिया हुआ है, एक पॉइजनस है। तो इस स्टेंजा में पोएट ने जितने भी नाम लिए हैं, चाहे वो क्रो लिया हो, चाहे डस्ट ऑफ स्नो लिया हो, या फिर हेमलॉक लिया है, ये तीनों चीज़ें अपने अंदर निगेटिव लिए हुए हैं। अब क्रो कैसे निगेटिविटी लिया है? वो ब्लैक कलर का होता है जिसका मोमेंट बुरा माना जाता है। दूसरा स्नो का लिया है इन्होंने नाम, स्नो जो कि सफ़ेद है, हर वस्तु को अपने अंदर ढक लेता है, जिससे पूरा वातावरण मरा हुआ सा, शांत सा, बिना जोश के लगता है। और ऐसा हमें प्रायः ठंडी के मौसम में जो ठंडीले प्रदेश होते हैं वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ पे वर्क की एक्टिविटी की जो गति होती है वो रुक जाती है या फिर कम हो सकती है। और तीसरा जो है पोएट यहाँ पे किसका नाम ले रहा है
ही इज़ टॉकिंग अबाउट हेमलॉक ट्री, जो कि एक जहरीला पेड़ है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो निगेटिविटी को ही हमें बताती हैं। और पोएट ऑलरेडी थोड़ा सा सैड मूड में है। यहाँ पे पोएट ने स्टार्टिंग में बताया है कि वो थोड़ा सा सैड मूड में है, वो ऐसे ही जंगल से गुजर रहा होता है। तो जब इंसान कभी कभी हम बिना किसी उद्देश्य के कहीं जा रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि आज का दिन हमारा बस यूं ही बीत रहा है, कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो पोएट भी ऐसा ही फील कर रहा था। और उसी समय पोएट जो है इनकाउंटर होता है इन तीनों चीज़ों से। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा एंड वी विल सी दैट व्हाट द how the poet's mood has been changed. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means होता है पछतावा करना या रिग्रेट करना, ठीक है। अब पोएट कहते हैं has given my heart, कि मेरे हृदय को देता है। क्या देता है? a change of mood. पोएट कहते हैं कि जो अभी ऊपर वाले स्टेंजा में जब पोएट डिस्कस करते हैं कि जो मोमेंट हुआ है और जो बर्फ उनके ऊपर गिरी है, तो उसका पोएट कहते हैं मेरे हृदय को बदलता है, मेरे मूड को बदल देता है, ठीक है, चेंज कर देता है। यहाँ पोएट कहना ये चाहते हैं कि क्रो के मूवमेंट से, जो कि उसी हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे हैं या फिर कह सकते हो उसके नीचे बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली पोएट ने नहीं बताया कि वो वहाँ खड़े हैं या वहाँ से जा रहे हैं, बट पोएट कहते हैं कि उसके नीचे पोएट थे और वो बैठे थे, खड़े थे, जा रहे थे, ये एग्जैक्टली नहीं कहा गया है। तो डस्ट जो होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, ये क्रो के मूवमेंट से उनके ऊपर गिरता है। और पोएट कहते हैं कि मेरा जो सैड मूड था वो एकाएक कहाँ हो जाता है डाइवर्ट? पेड़ के ऊपर देखने के लिए हो जाता है कि कहाँ से ये डस्ट पार्टिकल्स गिरे हैं, और वो ऊपर देखने लगते हैं और उनको फील होता है कि ये वेलवेटी स्नो जो उनके ऊपर गिर रहा और उनका जो सैड मूड था वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि उनका अटेंशन अब कहाँ चला गया? आइस की तरफ, बर्फ की तरफ चला गया, स्नो की तरफ चला गया। फिर पोएट कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा सेव हो जाता है, बच जाता है। किसका कुछ हिस्सा सेव हो जाता है? फिर पोएट कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, पूरे दिन का एक हिस्सा जो है उनका बच जाता है। मतलब हो सकता है जिसमें पोएट जा रहे हैं उसमें तक आधा दिन पास हो चुका हो, या 1/3 पार्ट ऑफ द डे उन्होंने स्पेंड किया हो वहाँ पे घूमने में, टहलने में, जिसका कि वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। फिर पोएट कहते हैं इस मूवमेंट के बाद वो अपना निरर्थक वे टहलते रहते, घूमते रहते। जैसा कि हम जानते हैं कि पोएट्स का वर्क क्या होता है? पोइट्री करना। और पोएट्स के लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि इसमें वो पोएम ना ढूंढ सकें। तो पोएट कहते हैं फिर उनको पछतावा होता है, पोएट कहते हैं कि उनको पछतावा होता है कि उस दिन का कुछ हिस्सा जो खराब हो गया, जिसे कि बचाया जा सकता था। तो पोएट कहते हैं उनको पछतावा होता है किस चीज़ का? वो रिग्रेट किस चीज़ को करते हैं? कि बीते हुए दिन को जो उन्होंने वेस्ट कर दिया। और कहते हैं कि हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठा हुआ जो क्रो है, उसके मूवमेंट से जो डस्ट पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, पोएट के ऊपर गिरते हैं, उससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। वो चेंज हो गया और इस घटना ने और इस एक्टिविटी ने पोएट को एक नया एक्सपीरियंस दिया। वो सैड मोमेंट से निकल करके आते हैं और उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा एक अनुभव मिलता है वहाँ पे, जब वो सब जगह एकदम शांति शांति देखते हैं या फिर बिल्कुल ही सैड मोमेंट, सैड इन्वायरमेंट होता है, एकदम माहौल होता है, बिल्कुल कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होती, एक लिवलीनेस नहीं होती है। तो पोएट कहते हैं पर इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव को पोएट को एक प्रेरणा मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ कि ये हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरे और इनके ऊपर बर्फ के पार्टिकल्स गिरे, स्नो के पार्टिकल्स गिरे, तो ये इस एक्सपीरियंस को अपनी पोइट्री राइटिंग में यूज़ कर सकते थे। तो ये मेन है कि पोएट थैंकफुल होते हैं, पोएट को अच्छा लगता है। जबकि ये तीनों चीज़ें जो भी नाम ली गई थी यहाँ पे, क्रो का, हेमलॉक ट्री का और स्नो का, ये तीनों निगेटिविटी अपने में लिए हैं, जो कि इनएक्टिविटी के ही एक तरह से कहा जाए तो सूचक हैं, जो कि लोगों को रोक देते हैं कोई कार्य करने से। लेकिन इसके इंस्पिरेशन से पोएट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और जो आधा दिन उनके पूरे उस दिन का बचा रहता है, जिसको कि वो वैसे ही वेस्ट करने वाले होते हैं, अब पोएट को एक इंस्पिरेशन मिल जाता है कि वो एक पोएट्री इसके ऊपर लिखें। और पोएट ऐसा ही करते हैं जिस पोएट्री को आज हम पढ़ रहे हैं। आइए तो अब हम देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस को
यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी, और सेकंड स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है सी डी सी डी। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में आपका क्या है, लास्ट वर्ड क्रो, स्नो एक जैसा साउंड कर रहे हैं, मी एंड ट्री ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। सेकंड स्टेंजा में आप देख सकते हैं हार्ट एंड पार्ट, मूड एंड र्यूड ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं, इसलिए इसकी राइम स्कीम क्या होगी ए बी, और सेकंड स्टेंजा की होगी सी डी। इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हैं इसमें, तो एलिट्रेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे एलिट्रेशन इनका यूज़ हुआ है सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में। आइए देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, एच और एच साउंड जो है ये रिपीटेडली यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। दूसरा इन्होंने यूज़ किया है सेकंड स्टेंजा की थर्ड लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम में भी हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं और पोएट हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कॉन्सोनेंस का भी यूज़ हुआ है। कॉन्सोनेंस मीन्स होता है जब एक ही साउंड को हम कई बार यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंस मिलता है। आप देख सकते हैं सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, डे हैड एंड र्यूड, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है ड डी साउंड को रिपीटेडली यूज़ किया गया, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आ गया पोएम, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें।